ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। चार्ल्स सोबराज शायद दुनिया का सबसे चार्मिंग और हैंडसम सीरियल किलर। कहते हैं कि चार्ल्स किसी को भी अपनी बातों और पर्सनालिटी से अपने वश में कर लेता था। लेकिन क्या है दुनिया के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की कहानी? ये कहानी 1970s में शुरू होती है। एक ऐसा टाइम जब दुनिया भर में ड्रग्स और पार्टी कल्चर बढ़ता जा रहा था। बहुत सारे यंगस्टर्स अमेरिका, यूके, यूरोप से ट्रैवल करके थाईलैंड, इंडिया, नेपाल जैसे देशों में आने लगे थे, क्योंकि यहाँ ड्रग्स इजीली मिल जाते थे। लेकिन इन यंगस्टर्स को हिपी बुलाते थे और थाईलैंड, इंडिया और नेपाल जैसी कंट्रीज को हिपी ट्रेल। लेकिन 1970s में क्योंकि मोबाइल्स या ईमेल्स नहीं होते थे, तो ये यंगस्टर्स दिनों दिनों तक अपने घर से दूर रहते थे और इनके घर वालों को कोई आइडिया भी नहीं होता था कि वो सेफ हैं भी या नहीं। और इसी आड़ में फॉरेनर्स के साथ शुरू हो गए कुछ ऐसे क्राइम्स जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 1975 की एक सुबह थाईलैंड में एक आदमी जब बीच पर वॉक कर रहा था, तो उसे पानी के अंदर एक लड़की की बॉडी दिखी। जब वो बॉडी पानी से बाहर निकाली गई तो वो लड़की मर चुकी थी। शॉकिंग बात ये थी कि उसने बस एक बिकनी पहनी हुई थी और उसकी आधी बॉडी जली हुई थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उस लड़की का मर्डर हुआ है। आने वाले दिनों में ऐसे कई केसेस सामने आने लगे जहां लड़कियों की बॉडीज समुद्र के पानी में मिली बिल्कुल इसी हालत में होती थी, आधी जली हुई और 2 पीस बिकनी में। पुलिस को समझ आ गया था कि इनके पीछे एक सीरियल किलर का हाथ है, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था कि वो इस बिकनी किलर को ढूंढे कैसे। इसी बीच 6 फरवरी 1976 बैंकॉक में डच एम्बेसी के ऑफिस में एक लेटर आया। डच डिप्लोमेट्स हरमन और उसकी वाइफ एंगला ने जब ये लेटर पढ़ा तो उनके सामने एक ऐसी मिस्ट्री आई जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। ये लेटर एक डच आदमी का था जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और एम्बेसी से अपनी सिस्टर कॉर्नेलिया और उसके बॉयफ्रेंड हर्नाकिस को ढूंढने के लिए मदद की भीख मांग रहा था, क्योंकि कॉर्नेलिया और हर्नाकिस दोनों ही 6 हफ्ते से मिसिंग थे। उस लेटर के हिसाब से कॉर्नेलिया और हर्नाकिस हिपी ट्रेल पर ट्रैवल कर रहे थे। हालांकि ज्यादातर हिपीज अपनी फैमिली से कांटेक्ट में रहना छोड़ देते थे, पर कॉर्नेलिया और हर्नाकिस अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच थे और वो हफ्ते में उन्हें 2-2 लेटर्स लिखकर अपनी जिंदगी की हर अपडेट देते थे। ट्रैवल करते हुए वो लोग हांगकांग पहुंचे। यहीं उनकी मुलाकात एक बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम आदमी आला गुटिएर से हुई, जो पेशे में एक जेम्स डीलर था। वो दोनों आला से मिलते ही उससे बहुत इम्प्रेस हो गए और बहुत जल्दी उसके दोस्त बन गए। आला के महंगे मॉडर्न कपड़े, हाथ में शानदार घड़ी, चेहरे पर एक्सपेंसिव गॉगल्स और उसकी ऐसी रिच लाइफस्टाइल को देखकर हर्नाकिस भी उसके जैसा बनना चाहता था। आला ने हर्नाकिस और कॉर्नेलिया को अपने लग्जरी होटल रूम में भी बुलाया और उन्हें फ्री ड्रिंक्स भी पिलाई। हर्नाकिस कॉर्नेलिया को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन हांगकांग में रिंग्स बहुत एक्सपेंसिव थी। जब ये बात उसने आला को बताई तो आला ने उसे अपनी प्राइवेट कलेक्शन से एक बहुत ही बेशकीमती रिंग देने का ऑफर किया, वो भी मार्केट से हाफ रेट पर। इसके बाद तो जैसे हर्नाकिस को आला पर पूरा भरोसा हो गया था। आला ने उन्हें अपनी खूबसूरत कैनेडियन वाइफ मोनिक से इंट्रोड्यूस किया। हर्नाकिस ने कॉर्नेलिया को आला और मोनिक के सामने ही प्रपोज कर दिया। कॉर्नेलिया ने ये सारी बातें अपने भाई को लेटर में बताई और ये भी बताया कि आला और मोनिक ने उन्हें बैंकॉक आने के लिए इनवाइट भी किया है और उनकी अगली डेस्टिनेशन वही होगी। हर बार कोई नया सॉफ्टवेयर मिलता है, प्रॉमिसिंग लगता है, पर फिर एक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है और एंड में कुछ नहीं मिलता। लेकिन विक्रांत का टूल अलग है, ना वेट ना एक्स्ट्रा स्टेप्स, बस खोलते ही काम शुरू। सिर्फ कुछ टाइम इसे यूज किया
और बैलेंस रिसीट्स बदलने लगे। और देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। लेफ्ट साइड पर असिस्टेंट का प्रेडिक्शन, राइट साइड पर प्लेटफॉर्म एंटर करते हैं। आप एक ऑटोमेटिक एग्जिट सेट करते हो ड्रॉप से पहले, जैसे विक्रांत का टूल सजेस्ट करता है। तो यहाँ 5.04 से पहले ही एग्जिट ले लेते हैं और बूम, सब परफेक्टली मैच होता है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। असिस्टेंट ने फॉल पॉइंट बताया 4.29, फॉलो किया और वेट किया। लो, फिर से परफेक्ट रिजल्ट मिला। आजकल कई लोग अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। फाइनली एक टूल जो सच में काम करता है बिना कुछ मांगे। अगर आप भी देखना चाहते हो तो नीचे लिंक फॉलो करो, विक्रांत के चैनल से जुड़ जाओ और असिस्टेंट खुद यूज करके देखो। इंस्टेंट एक्सेस, नो डिले। जब तक अवेलेबल है तब तक ट्राई जरूर करो। कॉर्नेलिया और हर्नाकस के बैंकॉक पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक अपनी फैमिली को लेटर्स लिखने बंद कर दी। कॉर्नेलिया के भाई ने उसके बताए हुए होटल में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन होटल स्टाफ ने बताया कि कॉर्नेलिया और हर्नाकस ने कभी वहां चेक इन किया ही नहीं। हरमन ने तुरंत इस केस के बारे में डच एम्बेसडर से बात की, लेकिन उन्होंने उसकी बात को धुतकार दिया। उसने कहा कि हिपीज का ऐसे ड्रग्स के नशे में गायब होना आम बात थी। उसने कहा कि कुछ हफ्ते पहले ही बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर एक बीच पर एक लड़के और लड़की की बेरहमी से जली हुई बॉडीज मिली थीं। अथॉरिटीज ने इन बॉडीज के बारे में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को बताया, क्योंकि उनके पास भी 2 मिसिंग ऑस्ट्रेलियन हिपीज को ढूंढने की रिक्वेस्ट आई थी। लेकिन इससे पहले उन डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करा जाता, वो ऑस्ट्रेलियन हिपीज वापस आ गए थे और उन दोनों ने बताया कि वो एक वीरान जगह में नशे करके धुत पड़े थे, जहां वो एम्बेसडर हरमन को हिपीज की लापरवाही के बारे में बता रहा था। वहीं हरमन का ध्यान इस बात पर गया कि बैंकॉक के मॉर्ग में 2 अनआइडेंटिफाइड फॉरेनर्स की डेड बॉडी पड़ी है, जो शायद हर्नाकस और कॉर्नेलिया की भी हो सकती है। हरमन का शक सही निकला, क्योंकि उन बॉडीज के डेंटल रिकॉर्ड्स हर्नाकस और कॉर्नेलिया की बॉडी से परफेक्ट मैच थे। लेकिन पुलिस ने हरमन की बात मानने से इनकार कर दी, क्योंकि उनके एलिजेड मर्डर के 2 दिन बाद ही उनके पासपोर्ट पर ट्रैवल किया गया था। मतलब पुलिस के अकॉर्डिंग हर्नाकस और कॉर्नेलिया अभी भी ट्रैवल कर रहे थे, तो वो मर कैसे सकते थे। हरमन और एंगला ने पिछले कुछ सालों में थाईलैंड में हुए हिपीज के मर्डर्स और मिसिंग रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्हें 2 मिसिंग लड़कियों टेरेसा और शारमैन के बारे में पता चला। उन लड़कियों के पेरेंट्स से बात करके उन्हें पता चला कि उन दोनों ने भी अपने लेटर्स में फ्रेंच जेम्स डीलर आला का जिक्र किया था। टेरेसा और शारमैन का डिस्क्रिप्शन उन लड़कियों की बॉडी से मैच हुआ, जो पिछले साल बिकनी किलर के केस में सामने आई थीं। लेकिन पुलिस के हिसाब से वो दोनों लड़कियां अभी भी जिंदा थीं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही अपने पासपोर्ट का यूज करके ट्रैवलर्स चेक का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट से पैसे निकाले थे। हरमन को एक टर्किश ड्रग डीलर विताली हकीम के बारे में भी पता चला, जो कि उसकी फैमिली के हिसाब से आखिरी बार आला से ही मिला था और जिसकी जली हुई लाश शायद कुछ ही दिनों बाद पुलिस को मिली थी। लेकिन फिर से उसकी मौत के बाद उसके पासपोर्ट के यूज होने की वजह से थाईलैंड पुलिस ने इस केस को भी रफा दफा कर दिया था। शारमिन विताली हकीम की बीवी थी और उसे ढूंढते हुए ही वो बैंकॉक आई थी। वहीं बैंकॉक में मिसिंग हिपी लोगों की रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही थीं। और तो और उन तीनों डेड बॉडीज में हर्नाकस और कॉर्नेलिया की बॉडी की तरह ही ड्रग्स के ओवरडोजेस के ट्रेसेस मिले थे। हरमन और एंगला को पूरा यकीन था कि आला और मोनिक ने ही इन सब को मारा है, लेकिन उन्हें ये साबित करने के लिए कोई भी क्लू या गवाह नहीं मिल रहा था। और तब उनकी मुलाकात हुई एक कपल से, नडीन और रेमी। उन्होंने बताया कि जिस आला और मुनीक की तलाश वो दोनों कर रहे हैं, वो नडीन और रेमी के नेबर्स हैं। नडीन और रेमी ने बताया कि हरमन और एंगला का शक बिल्कुल सही है, क्योंकि आला ही बिकनी किलर है और उनके पास इस बात का सबूत है। लेकिन उन चारों को तब ये नहीं पता था कि आला का असली नाम कुछ और ही था, चार्ल्स सोबराज। आला या चार्ल्स सोबराज आखिर था कौन? क्या वो सच में बिकनी किलर था? ऐसा क्या सबूत है नडीन और रेमी के पास? और अब कैसे पकड़ा जाएगा चार्ल्स सोबराज? सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज के कई झूठे और फेक नामों में से बस एक नाम था आला, लेकिन इस बात का जरा सा भी अंदाजा नडीन को नहीं था।
नडीन और रेमी एक हस्बैंड वाइफ 1975 में थाईलैंड में कनेथ हाउस में रहने आए। तब उन्हें पता चला कि उनके ऊपर वाले फ्लोर पर एक बहुत ही अमीर फ्रेंच जेम्स डीलर आला और उसकी वाइफ मोनिक रहते हैं। रेमी ज्यादातर अपने काम में बिजी रहता था। नडीन घर पर अकेली रहती थी और इसी की वजह से उसकी मोनिक से दोस्ती हुई। मोनिक नडीन को अपने घर बुलाती, वो दोनों पूल साइड बैठते। मोनिक उसके लिए खाना बनाती और वो दोनों साथ में ड्रिंक्स पीते हुए अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस करते। धीरे धीरे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मोनिक और आला नडीन को अपने अपार्टमेंट में पार्टीज में बुलाने लगे और वहीं उसकी मुलाकात आला के घर के बाकी मेंबर्स से हुई। एक इंडियन आदमी अजय चौधरी जो आला का बिजनेस संभालता था, और एक 19 साल का बहुत ही कमजोर दिखने वाला फ्रेंच लड़का डोमिनिक। वो पार्टीज कोई नॉर्मल पार्टीज नहीं होती थी। नडीन जब भी वहां जाती उसे वहां रोज नए चेहरे दिखते और साथ ही साथ दुनिया की सबसे महंगी शराब और ड्रग्स भी। बैंकॉक में नडीन ने कई पार्टीज एक्सपीरियंस की थी, लेकिन आला और मोनिक के घर जैसी पार्टीज कभी नहीं। कई बार तो ये पार्टीज लगातार हफ्तों तक चलती रहती थी। इन्हीं पार्टीज में आने वाले हिपीज में से एक थी टेरेसा नोल्टन, वही लड़की जिसकी डेड बॉडी कुछ महीने पहले एक बीच पर जली हुई हालत में 2 पीस बिकनी में मिली थी। 21 साल की टेरेसा यूएसए के सिएटल में अपनी जिंदगी से परेशान थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सब छोड़कर बस अब ट्रैवल करेगी। अपनी इसी जर्नी में टेरेसा बैंकॉक पहुंची। टेरेसा को नए नए लोगों से बात करने में और नई नई पार्टीज अटेंड करने में बहुत मजा आता था। इसी बीच कुछ बैकपैकर्स ने उसे आला के रेजिडेंस कनेथ हाउस में हो रही पार्टी में बुलाया। इस पार्टी में उसकी मुलाकात आला से हुई। आला जैसा हैंडसम और चार्मिंग इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आला ने अपनी बातों से टेरेसा को अपने वश में कर लिया था। आला ने उस पार्टी में टेरेसा को खुद अपने हाथों से शराब पिलाई और ड्रग्स करवाए, और वो दिन आखिरी बार था जब किसी ने टेरेसा को देखा था। उस दिन के बाद से टेरेसा की मां को भी उसके कोई लेटर्स नहीं आए, और फिर एक दिन उसकी लाश गल्फ ऑफ थाईलैंड के पानी के पास बिकनी में मिली। लेकिन वो तो बस एक शुरुआत थी। शारमेन, एक फ्रेंच लड़की, एक दिन इसी कनेथ हाउस को ढूंढते हुए बैंकॉक पहुंची। शारमेन टर्की से अपने पति विताली हकीम की तलाश करते हुए कनेथ हाउस आई थी, क्योंकि विताली के साथ हुई आखिरी बात में उसने कनेथ हाउस आला का जिक्र किया था। जब शारमेन आला और मोनिक से मिली तो आला ने कहा कि विताली हकीम उससे मिला था, उन्होंने साथ में पार्टी भी की थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो फिर कभी नहीं मिले। शारमेन ने आला को कहा कि तब से विताली गायब है। इस पर आला ने शारमेन को दिलासा देते हुए कहा कि वो खुद विताली को ढूंढेगा, और जब तक वो नहीं मिलता शारमेन उनके साथ ही रह सकती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को शारमेन की डेड बॉडी मिली, ठीक वैसे ही आधी जली हुई बिकनी में। शारमेन का हस्बैंड विताली हकीम एक्चुअली में टर्की का एक ड्रग डीलर था। उन दिनों थाईलैंड ड्रग ट्रेडिंग का गढ़ था। विताली को पता था कि पटाया में ड्रग्स बेचने से उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी के चलते वो थाईलैंड आया और पटाया में उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। विताली एक दिन ड्रग्स बेचते बेचते एक रिजॉर्ट में गया और वहीं उसकी मुलाकात जेम्स डीलर आला से हुई। आला ने उसे उसके ड्रग्स के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर किए और उसे कनेथ हाउस में अपनी पार्टी में इनवाइट किया। विताली वहां खुशी खुशी चला गया, लेकिन अगले ही दिन पुलिस को उसकी पूरी तरह से जली हुई लाश रोड पर मिली। नडीन ने विताली और शारमेन को भी आला की पार्टी में देखा था, और साथ ही साथ उसने देखा था हरनाकिस और कॉर्नेलिया को। बल्कि नडीन को याद था कि कैसे एक रात उसे हरनाकिस और कॉर्नेलिया के ड्रग ओवरडोज की वजह से करहाने की भी आवाज आई थी। जब डर के मारे नडीन ने आला से इस आवाज की वजह पूछी तो आला ने कहा कि बस उनकी तबीयत खराब है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। पर उस दिन के बाद से किसी ने भी हरनाकिस और कॉर्नेलिया को दोबारा नहीं देखा।
जहां थाईलैंड पुलिस को इतनी सारी लाशें एक के बाद एक मिल रही थीं, वहीं कनेथ हाउस में पार्टीज और ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। मोनिक का बिहेवियर भी बदलने लगा था। नडीन को आला और मोनिक पर शक होने लगा था, क्योंकि उसने फिर से एक बार आला को रात में कुछ हिपीज को वहां से बेहोशी की हालत में ले जाते देखा था। इसी बीच आला, मोनिक और अजय एक वेकेशन के लिए गए हुए थे। उनके घर पर बस वो कमजोर सा लड़का डोमिनिक था। नडीन और रेमी की पहले ही डोमिनिक से दोस्ती हो गई थी। डोमिनिक की तबीयत बहुत खराब रहती थी, इसलिए डोमिनिक की फिक्र करते हुए उसके पास जाकर उसे हेलो बोलने का सोचा। पर उस दिन डोमिनिक ने उन्हें कुछ ऐसा सच बताया जिससे उनकी दुनिया बदल गई। उसने बताया कि आला ही उसकी बिगड़ती तबीयत का जिम्मेदार था। डोमिनिक फ्रांस में अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दुनिया अकेले ट्रैवल करने निकला था। कुछ दिनों तक क्रूज में काम करने के बाद वो बैंकॉक पहुंचा। वो बैंकॉक आ तो गया था, लेकिन उसे बाकी दुनिया घूमने के लिए काम और पैसे की जरूरत थी। यहीं उसकी मुलाकात आला और मोनिक से हुई। उनसे मिलते ही वो उनकी बातों में आ गया। कुछ घर के छोटे मोटे कामों के बदले वो उन्हीं के साथ फ्री में उनके अपार्टमेंट में रह सकता था। फ्री में रहना और साथ में काम के पैसे भी मिलना, डोमिनिक को ये बहुत अच्छी डील लगी। वो अपना सारा सामान लेकर उनके साथ शिफ्ट हो गया, पर वहां जाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आला और मोनिक ने उसे दवाइयां दी और वादा किया कि वो उनके छोटे भाई जैसा है और वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन डोमिनिक की दवाइयां बढ़ती गईं और उसकी तबीयत बद से बदतर होती गई। डोमिनिक ने अपने जैसे कई हिपीज को केनेथ हाउस में पार्टी के लिए आते देखा था, और ये भी देखा था आला और मोनिक उन्हें ड्रग्स देते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसने कई बार आला और अजय को उन्हें हॉस्पिटल के लिए केनेथ हाउस से ले जाते देखा था, लेकिन फिर वो लोग कभी वापस नहीं आते थे। जब बिकनी किलर और हिपीज के जले हुए शरीरों की मिलने की न्यूज फैलने लगी, तो डोमिनिक अपनी जान की फिक्र करने लगा। इसी बीच एक दिन जब आला और अजय दो बेहोश हिपीज को छोड़कर वापस आए, तो डोमिनिक को उनके कपड़े साफ करते हुए उन कपड़ों से गैसोलीन की बदबू आई। अगले कुछ दिनों में उसे पता चला कि बैंकॉक में दो और लोग जलाकर मार दिए गए हैं। डोमिनिक ने बताया कि आला इन्हीं मर्डर्ड लोगों के पासपोर्ट का यूज करके अपनी पहचान बदलता रहता है। नडीन और रेमी ने डोमिनिक से पूछा कि वो वापस क्यों नहीं चला जाता। तब डोमिनिक ने बताया कि आला ने केनेथ हाउस में आने के बाद उसका पासपोर्ट ले लिया था। इतना ही नहीं, उसने कई सारे हिपीज का पासपोर्ट ले रखा था और एक सेफ में छुपा रखा था। डोमिनिक को यह यकीन था कि आला इन्हीं लोगों का पासपोर्ट यूज करके अपनी पहचान बदलता रहता है। नडीन और रेमी डोमिनिक की बातें सुनकर शॉक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने का सोचा, क्योंकि अगर वो डोमिनिक का पासपोर्ट उस वक्त उस सेफ से नहीं निकालते तो उसकी भी लाश किसी बीच किनारे जली हुई मिल सकती थी। उन्होंने बहुत मुश्किलों से उस सेफ की चाबी ढूंढी और सेफ खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ डोमिनिक की ही नहीं, बल्कि टेरेसा, शारमीन और विताली के कई लोगों के पासपोर्ट्स थे, जिनमें उन लोगों की जगह आला, मोनिक और अजय की फोटोज थी। उन्होंने तुरंत आला और अजय की फोटो डोमिनिक के पासपोर्ट से हटाई और उनकी फोटो वापस वहां लगा दी। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि डोमिनिक का वीजा एक्सपायर्ड था, जिसका मतलब था कि अगर वो उसकी फ्लाइट बुक भी करते तो भी वो बिना वीजा के वापस नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक दूसरे पासपोर्ट से वीजा काट के डोमिनिक के पासपोर्ट पर चिपकाया और डोमिनिक के लिए उसी रात फ्रांस की एक फ्लाइट बुक की और उसे एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। उन्होंने डोमिनिक से कहा कि वो फ्रांस पहुंचकर उन्हें लेटर जरूर लिखे। आला के अपार्टमेंट से निकलते हुए नडीन ने हरनाकस और कॉर्नेलिया की डायरी भी वहां से निकाल ली। नडीन और रेमी को अब अपनी जान के लिए भी डर लगने लगा था। नडीन और रेमी को पता था कि वापस आने के बाद आला, मोनिक और अजय उन पर शक करेंगे। वो पुलिस के पास जाना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि पुलिस वाले भी आला के साथ मिले हुए हैं। नडीन और रेमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाएं, और इसीलिए वो हरमन के पास आए।
पर आला जब वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि डोमिनिक घर पर नहीं है, तो वो क्या करेगा? क्या हरमन नडीन और रेमी की मदद कर पाएगा? और क्या डोमिनिक फ्रांस वापस जा पाएगा? चार्ल्स की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है, इसलिए इसका अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। डोमिनिक नडीन और रेमी की मदद से वापस फ्रांस पहुंच गया था। उसने नडीन को लेटर भी लिखा था। वो दोनों उसके लिए बहुत खुश थे, लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए थे। और आला थाईलैंड वापस आ चुका था। एक दिन नडीन एक होटल के लॉबी में थी, तो पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि आला ही था। आला के साथ मोनिक और अजय भी थे और उन्होंने उसे घर तक लिफ्ट देने का ऑफर किया। नडीन थोड़ा घबरा गई, लेकिन वो वहां से चाहकर भी भाग नहीं सकती थी और उनका यकीन जीतने के लिए उसने वो लिफ्ट ले ली। लेकिन वो लिफ्ट उसके लिए आसान नहीं थी, बल्कि वो उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक कार्रवाई थी। पूरे रास्ते आला और उसकी गैंग नडीन को एक अजीब नजर से घूरे जा रहे थे और हंसते हुए उसे बस एक ही चीज पूछ रहे थे कि क्या उसे पता है कि डोमिनिक कहां गया। नडीन की सांस सूखे जा रही थी, पर इतने में वो लोग कनिथ हाउस पहुंच गए और वो किसी तरह से अपना रोना कंट्रोल करके अपने घर के अंदर पहुंची। आला और उसकी गैंग का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। नडीन फ्रेंच एम्बेसी पहुंची और उनसे अपनी जान बचाने की मदद मांगने लगी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि उसका नेबर आला ही वो बिकनी सीरियल किलर था और उसने वहां सबूत के तौर पर हर्नाकिस और कॉर्नेलिया की डायरी भी छोड़ी थी, जिसमें एक कॉन्टैक्ट कार्ड था जिस पर आला गुटियर का नाम था। नडीन और रेमी फ्रेंच एम्बेसी के जरिए ही हरमन और एंजेला से मिले। हरमन ने जब नडीन को टेरेसा, कॉर्नेलिया, हर्नाकिस, शारमेन और विटाली की फोटोज दिखाई, तो नडीन और रेमी ने वो झट से पहचान ली। उन्होंने कहा कि इन सब लोगों को उन्होंने आला के अपार्टमेंट में आते हुए देखा था। और फिर हरमन और एंजेला को उन्होंने आला की पूरी कहानी बताई। उन सबको अब इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर उन्होंने अब आला को रंगे हाथ नहीं पकड़ा तो बिकनी किलर कई और लोगों की जान ले सकता है। आला और उसके गैंग को रंगे हाथों पकड़ने का सिर्फ एक तरीका था, नडीन और रेमी को अंडरकवर एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम करना और जितने सबूत हो सकें इकट्ठा करना। नडीन और रेमी ने पहले तो डर के मारे मना कर दिया, लेकिन फिर जब उन्हें समझ आया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो वो मान गए। नडीन ने फिर से आला की पार्टीज में जाना शुरू कर दिया और उनसे दोस्ती बढ़ाना भी। धीरे धीरे उसने आला के अपार्टमेंट्स की फोटो खींचे, बल्कि वो उनके कमरों में भी घुसी और वहां पड़े ड्रग्स, सिरिंज के डब्बे और पासपोर्ट से भरी सेफ की फोटोज खींच खींच कर जमा करने लगी। उसने तुरंत ये सारे सबूत हरमन और एंजेला के साथ बैंकॉक पुलिस को सबमिट किए, पर बैंकॉक पुलिस एक्शन लेने के बजाय ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज में उलझ गए। इसी बीच उन्हें पता चला कि हर्नाकिस और कॉर्नेलिया के मर्डर के कुछ दिन बाद ही उनका पासपोर्ट यूज हुआ था और उन्होंने थाईलैंड से नेपाल ट्रैवल किया था। पुलिस फॉर्मेलिटीज में फंसी हुई थी और वहीं हरमन को आला का सारा प्लान समझ आ गया था। लोगों को एक सांप की तरह अपने वश में कर लेना, उनसे दोस्ती करना, उनको एक अमीर जिंदगी का झांसा देना, उन्हें अय्याशी कराना, उन्हें ड्रग्स देना और फिर उनका सारा सामान चोरी करके उन्हें मार देना और फिर उन्हीं की पहचान लेकर एक इच्छाधारी सांप की तरह नए रूप ओढ़कर कहीं से भी निकल जाना। हरमन को लगा था कि अब आला जल्द ही पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आला यानी चार्ल्स सोबराज एक बार फिर यह साबित करने वाला था कि क्यों कोई उसे आज तक नहीं पकड़ पाया है। नडीन कुछ दिन बाद हरमन के पास एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आई। उसने बताया कि आला, मोनिक और अजय को उस पर शक हो गया है और वो थाईलैंड छोड़कर यूरोप जाने वाला है। देरी न करते हुए हरमन ने पुलिस अथॉरिटीज को अलर्ट किया और डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज करके आला, मोनिक और अजय को घर के बाहर से ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब आला के घर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिला, ना पैसे, ना चोरी का सामान और ना ही ड्रग्स, बल्कि वो सेफ जिसमें सारे पासपोर्ट्स थे वो भी बिल्कुल खाली थे। पुलिस तीनों को पागलों की तरह इंटेरोगेट करती रही, लेकिन आला ने उन्हें अपना एक नकली पासपोर्ट दिखाते हुए आला होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो तो एक अमेरिकन सिटीजन स्टीव वॉटसन है। पुलिस ने आला के इस नकली पासपोर्ट की जांच पड़ताल की,
लेकिन उन सबको वो पासपोर्ट एकदम असली लगा। अपनी बात को साबित करने के लिए आला पहले ही अपना बोलने का लहजा, अपना एक्सेंट बदल चुका था। पुलिस को लगा कि उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है, और इससे पहले कि कोई आला को आइडेंटिफाई कर पाता, पुलिस ने उसे सॉरी कहकर छोड़ दिया। और आला यानी चार्ल्स सोबराज एक सांप की तरह फिर से लोगों को अपने वश में करके थाईलैंड से निकल गया। इस हादसे के बाद हरमन और नडीन पूरी उम्मीद खो चुके थे। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते हरमन की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका एंगला से रिश्ता भी खराब हो रहा था, और इन सब से दूर जाने के लिए उसने एक छुट्टी लेने का सोचा। उसने नडीन और एंगला की मदद से अभी तक जमा हुए सारे सबूतों की एक रिपोर्ट बनाई, जिसको उन्होंने द निपनबर्ग कैश नाम दिया, और अलग अलग पुलिस स्टेशंस, एम्बेसीज, अथॉरिटीज और तो और इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस तक के ऑफिस में उस रिपोर्ट को पहुंचा दिया। जब हरमन छुट्टी से वापस आया तो कैनेडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स ने उसे आला की कैनेडियन बीवी मोनिक के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई। मोनिक का नाम मोनिक था ही नहीं, बल्कि उसका नाम मैरी एंड्री था। उसके पेरेंट्स के हिसाब से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दुनिया घूम रही थी, जिससे बात करने के लिए उसने उन्हें एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिया था, जो एक फ्रांस का नंबर था। उन्होंने उस नंबर पर जब कॉल किया तो एक बूढ़ी औरत ने फोन उठाया और बताया कि नंबर आला का नहीं है, बल्कि चार्ल्स सोबराज का है। लेकिन वो आला को जानती है, क्योंकि आला उसके बेटे के कई क्रिमिनल और झूठे नामों में से एक नाम है। वो औरत और कोई नहीं, बल्कि चार्ल्स की मां थी। हरमन को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का एक आखिरी बार इस्तेमाल करके उसने केनेथ हाउस पर वापस रेड की, और इस रेड में जो उसे सबूत मिले उससे उसका केस और पक्का हो गया, क्योंकि उन्हें वहां न सिर्फ 5 किलो की अलग अलग टाइप की नशीली दवाइयां मिली, बल्कि 3 बड़े कंटेनर भर के एक ऐसा ड्रग मिला जो कि एक केमिकल स्ट्रेट जैकेट था, यानी वो केमिकल किसी को भी मार सकता था। साथ ही साथ उन्हें एक आखिरी कड़ी मिल गई जो इस कहानी को बांध रही थी, और वो था कॉर्नेलिया का कोट और हैंडबैग। इस रेड के बाद हरमन ने सारी डिटेल्स मीडिया में दे दी, जिसके बाद हर जगह, हर अखबार में चार्ल्स सोबराज के सीरियल किलर, बिकनी किलर होने की खबर फैलना शुरू हो गई। इस मीडिया कवरेज के चलते थाईलैंड की अथॉरिटीज ने भी इस बात को सीरियसली लिया और एक नोटिस जारी किया। इंटरपोल तक भी ये बात पहुंची, और फिर इंटरपोल ने भी चार्ल्स सोबराज के खिलाफ वारंट इशू कर दिया, जिससे इस केस का रुख हमेशा के लिए बदल गया। क्योंकि इंटरपोल कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि इंटरपोल वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो दुनिया के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स को पकड़ती है। इसका मतलब साफ था कि चार्ल्स सोबराज, मैरी और अजय, जो सबको चकमा देकर फरार हो गए थे, अब ज्यादा दिन तक बचने नहीं वाले थे। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने नेक्स्ट प्लान को अंजाम देने के लिए इंडिया पहुंच गया था। क्या चार्ल्स इंडिया में फाइनली पकड़ा जाएगा, या वो फिर से बचकर निकल जाएगा? चार्ल्स अब थाईलैंड से भागकर इंडिया तो आ गया था, लेकिन चार्ल्स का इंडिया से कनेक्शन बहुत पुराना था। 1943 में वियतनाम में काम कर रही 21 साल की एक वियतनामीज लड़की ट्रैंग लॉन्ग फुन जब एक जवान डैशिंग इंडियन बिजनेसमैन सोबराज भवानी से मिली, उन दोनों को प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में ट्रैन सोबराज के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई। उस बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया गुरमुख सोबराज। लेकिन गुरमुख के पैदा होने के कुछ ही दिन बाद ही उसका बाप उसे और उसकी मां ट्रैन को छोड़कर चला गया। बिना पिता के बड़े होते होते गुरमुख अकेला पड़ गया, और उसके दिमाग में अपने पिता के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। उन दिनों इंडोनेशिया को ऑक्यूपाई करने के लिए जापान और फ्रांस में वॉर चल रही थी, और इसी बीच ट्रैन ने कुछ सालों बाद एक फ्रेंच आर्मी मैन से गुरमुख के बेहतर फ्यूचर के लिए शादी कर ली। लेकिन जब ट्रैन का दूसरा बच्चा एंड्रे पैदा हुआ तो गुरमुख से धीरे धीरे उसका ध्यान हट गया। गुरमुख बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया। उसकी माँ और स्टेप फादर गुरमुख को उसके रियल फादर के पास छोड़कर फ्रांस चले गए। उसकी माँ की रिक्वेस्ट पर सोबराज भवानी ने गुरमुख को छोटी सी उम्र में ही इंडिया भेज दिया था, ताकि उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सके। लेकिन गुरमुख
अपने इंडियन रिलेटिव से बेइंतहा नफरत करता था। इसलिए वो किसी तरह वहां से भागकर एक शिप में छिपकर वापस इंडोनेशिया आ गया। इसके बाद उसकी मां ने गुरमुख को अपने पास फ्रांस ही बुला लिया। लेकिन फ्रांस में भी एक वाइट कंट्री में मिक्स्ड रेस होने की वजह से उसको हर दिन हर जगह बुलिंग एक्सपीरियंस करनी पड़ती थी। इन सब परेशानियों से बचने के लिए गुरमुख चार्ल्स के पास जाता था। चार्ल्स यानी चार्ल्स चैपलिन, जिसे दुनिया चार्ली चैपलिन के नाम से जानती थी। गुरमुख चार्ली चैपलिन की सारी फिल्म्स देखता और उसकी नकल उतार के बहुत ज्यादा खुश होता। इसी की वजह से जब उसे एक नई फ्रेंच पहचान मिली तो उसने अपना नाम चुना चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स ने नए नाम के साथ साथ अपनी एक नई पर्सनालिटी भी बना ली थी। लेकिन उसके घर वाले उस पर फिर भी ध्यान नहीं देते थे। इसी नेग्लेक्ट के चलते जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो छोटे छोटे क्राइम्स करने लगा। चाकू की नोक पर पैसे छीनना, अपने छोटे भाई एंड्रे का इस्तेमाल करके छोटी मोटी दुकानों में चोरी करना। चार्ल्स ने एक बार ऐसे ही अपने भाई के साथ एक रॉबरी करते हुए पकड़े जाने पर अपनी मां से कहा कि मैं किसी भी बेवकूफ से जो भी चाहे करवा सकता हूं। इन क्राइम्स के साथ चार्ल्स ने कई हाई सोसाइटी रेस्टोरेंट्स में भी वर्कर की तरह काम किया, जहां उसके दिल में हाई सोसाइटी लाइफ के लिए ख्वाहिशें बढ़ने लगी और इन्हीं ख्वाहिशों के चलते उसकी रॉबरीज भी बढ़ने लगी, जिसका नतीजा था कि एक रॉबरी करते हुए वो पकड़ा गया और उसे 19 साल की उम्र में ही जेल भेज दिया गया। जेल में चार्ल्स की मुलाकात फेलिक्स से हुई। फेलिक्स एक अमीर और चार्मिंग इंसान था जो प्रिजनर्स की मदद करने और सोशल वर्क के लिए जेल आता जाता रहता था। जेल के सारे ऑफिशियल्स उसकी बात सुनते थे और चार्ल्स उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी से बहुत इंप्रेस हो गया था। चार्ल्स फेलिक्स में अपने मिसिंग फादर को देखने लगा। धीरे धीरे चार्ल्स ने भी अपने चार्म का इस्तेमाल करके जेलर्स को इंप्रेस करना शुरू कर दिया। जेलर्स उससे इतना खुश थे कि उन्होंने उसे अपने कमरे में किताबें भी रखने की परमिशन दे दी। चार्ल्स दिन रात ह्यूमन साइकोलॉजी की किताबें पढ़ता रहता। चार्ल्स जब जेल से रिहा हुआ तो वो अपना सारा समय फेलिक्स के साथ बिताने लगा, पर फेलिक्स अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था और चार्ल्स भी उसके साथ जुड़ गया। चार्ल्स ने अब कार्स चुरा कर बेचना और बाकी अलग अलग तरीकों की रॉबरीज भी करना शुरू कर दिया था। इसी बीच चार्ल्स को शैंटेल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब गाड़ी चुराते हुए एक बार पुलिस उसके पीछे लगी तो चार्ल्स किसी तरह से वहां से बच के भागा, लेकिन यूरोप उसके लिए उस समय सेफ नहीं था। जाली पेपर्स की मदद से चार्ल्स और शैंटेल इंडिया में मुंबई पहुंच गए। चार्ल्स ने फिर से अपने चार्म का जादू चलाया और लोगों को पहली बार एक जेम डीलर की तरह मिलने लगा। वो कई हाई सोसाइटी लोगों को महंगी इंपोर्टेड कार्स, घड़ियां, ज्वेल्स ये सब चुराकर बेचने लगा। इसी बीच उसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने उषा रखा। शैंटेल ने सोचा कि चार्ल्स उषा के पैदा होने के बाद बदल जाएगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। इस बार वो शैंटेल को अपने साथ हांगकांग और मकाओ ले गया। उसने पहली बार वहां एक रोलेक्स खरीदी अपने खुद के पैसों से। वो फाइनली वो जिंदगी जी रहा था जो उसका हमेशा से सपना रहा था। पर वो इतना लालची हो गया था कि उसने मकाओ में अपनी जिंदगी की सारी कमाई कसीनो में लगा दी और वो हार गया। अब वो एक चाइनीज मनी लेंडर के कर्जे में था। शैंटेल को उस मनी लैंडर गैंगस्टर ने सिक्योरिटी की तरह रख लिया और वो तभी छूट पाई जब चार्ल्स मुंबई जाकर 10,000 रुपए उधार लेकर वापस आया। शैंटेल का अपने और अपनी बेटी के लिए डर बढ़ता जा रहा था। मुंबई पुलिस को जब चार्ल्स पर शक हुआ तो वो दिल्ली भाग गया। उसने वादा किया कि वो उषा के फर्स्ट बर्थडे के लिए वापस आ जाएगा, पर वो नहीं आया। बस अगली सुबह शैंटेल को न्यूज़पेपर में चार्ल्स की खबर मिली। चार्ल्स दिल्ली के अशोका होटल में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ज्वेल्स की आर्म्ड रॉबरी करने के वक्त पकड़ा गया और वो जेल में था। शैंटेल ने अपना सारा सामान पैक किया और वो दिल्ली पहुंच गई। पर इसी बीच चार्ल्स ने अपने भागने का प्लान शुरू कर दिया था। उसने एकदम से अपने पेट में एक तेज दर्द उठने का नाटक किया
और पुलिस वालों को कहा कि ये उसका पेंडिसाइटिस का पेन है। पुलिस ने जरा सी भी देरी ना करते हुए उसकी जान के डर से उसे हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कर दिया। इतने में ही शैंटेल वहां आ चुकी थी। चार्ल्स ने शैंटेल को बाहर जाकर पुलिस वालों को बिजी रखने को कहा ताकि चार्ल्स उनकी गिरफ्त से फरार हो सके। शैंटेल ने ठीक वैसा ही किया और चार्ल्स सोबराज एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। शैंटेल को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी बेटी उषा को फ्रांस शैंटेल के पेरेंट्स के पास भेज दिया गया। वहीं चार्ल्स फिर एक बार स्ट्रिक्ट पुलिस चेकिंग के चलते रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। फिर कुछ महीनों बाद चार्ल्स और शैंटेल को बेल मिल गई और देरी ना करते हुए चार्ल्स शैंटेल को लेकर अफगानिस्तान में काबुल चला गया। काबुल में उसने ड्रग डीलर से मिलकर अपनी ड्रग्स की नॉलेज और ज्यादा बढ़ाई और इसी बीच एक बार फिर से उसे जेल हो गई और अब की बार शैंटेल उसे छोड़कर चली गई। जब चार्ल्स जेल से बाहर आया तो उसे पता चला कि शैंटेल अब अपने नए पति और चार्ल्स की बेटी उषा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। चार्ल्स फिर से वापस इंडिया आया जहां उसकी मुलाकात मैरी से हुई। मैरी चार्ल्स से मिलते ही उसके प्यार में पड़ गई और उसके साथ थाईलैंड शिफ्ट हो गई। वहां चार्ल्स बन गया जेम्स डीलर आना गुटियर और मैरी बन गई उसकी बीवी मोनिक। थाईलैंड में उनकी मुलाकात अजय चौधरी नाम के एक इंडियन आदमी से हुई जो पहले से ही एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल था। वहां अपने क्राइम्स करने के बाद वो तीनों थाई पुलिस और इंटरपोल से बचते हुए इंडिया आ गए थे। 5 जुलाई 1976 में लाजपत नगर थाने में एक रिपोर्ट आई कि विक्रम होटल में 20 से ज्यादा फ्रेंच टूरिस्ट बेहोश हो गए हैं और इसके पीछे उनके हिसाब से डैनियल नाम के एक आदमी का हाथ है। पुलिस डैनियल को पकड़ने निकली लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डैनियल और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स है और वो पहली बार था जब चार्ल्स खुद से अरेस्ट होना चाहता था। पर क्यों? जून 1976 एक फ्रेंच स्टूडेंट्स का 30 लोगों का ग्रुप इंडिया पहुंचा। उन्हें घूमने का बहुत शौक था और वो इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसी बीच उनकी मुलाकात डैनियल और उसकी टीम से हुई जहां उस ग्रुप ने कई टूर गाइड्स के साथ घूमा था लेकिन डैनियल जैसी नॉलेज उन्होंने किसी के पास नहीं देखी थी। डैनियल ने उन्हें कई जगह घुमाई और हर छोटी बड़ी चीज में उनकी हेल्प की। आखिरकार वो लोग 3 जुलाई को दिल्ली पहुंचे और वहां विक्रम होटल में रुके। एक दिन बाद उनके जाने से ठीक एक रात पहले चार्ल्स ने उन्हें कुछ एंटीबैक्टीरियल गोली दी और कहा कि ये उनको इंडिया के खाने से बचाएगा। सबके एशिया में ट्रैवल करते हुए पहले भी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे थे तो उन्होंने खुशी खुशी वो दवाई ले ली, पर बेहतर महसूस करने के बजाय सभी के करके बेहोश होने लगे। कईयों को उल्टी आने लगी तो कईयों का शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते 20 फ्रेंच टूरिस्ट विक्रम होटल के लॉबी और रेस्टोरेंट में उल्टी करके बेहोश पड़े मिले। जो होश में थे उन्होंने चार्ल्स को घेर लिया और पुलिस को फोन किया गया। कुछ ही देर में सबसे पास वाले थाने से 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ गए। डैनियल ने उन्हें भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की लेकिन तभी वहां पहुंचे सुपरिटेंडेंट टुली। कई साल पहले जब चार्ल्स अशोका होटल से अपेंडिसाइटिस का नाटक करके भागा था तब उस टीम में टुली भी थे। टुली डैनियल को देखते ही समझ गए कि वो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स है और उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट के वक्त पुलिस को रियलाइज हुआ कि ये चार्ल्स का सोचा समझा प्लान था और वो उस दिन भी उन सबके पासपोर्ट्स और पहचान चुरा के अगले कई साल तक दुनिया भर में अपने क्राइम्स करने की फिराक में था। पुलिस ने उसके तीनों साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। चार्ल्स के नए गैंग मेंबर्स ने सब कन्फेस कर लिया। इंटरपोल के केसेस के तहत चार्ल्स को इंडिया की सबसे सिक्योर और खतरनाक जेल तिहाड़ भेज दिया गया। सबको लगा कि चार्ल्स जेल के अंदर जाकर रुक जाएगा। दरअसल चार्ल्स ने अरेस्ट होने से पहले ही अपनी बॉडी में कई कीमती जेम्स छुपा लिए थे, जेम्स जिनकी कीमत कई करोड़ों में थी। इन्हीं जेम्स का इस्तेमाल करके चार्ल्स
इंडिया की सबसे खूंखार और हेविली गार्डेड जेल का धीरे धीरे करके राजा बन गया था। अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जेल के अंदर भी मेंटेन करने के लिए उसने जेल के लगभग हर इंसान को खरीद लिया था। इतना ही नहीं, जहां जेल में बाकी हाई क्लास कैदी भी कुछ फैसिलिटीज रख सकते हैं, वहीं चार्ल्स अपने कमरे में सारी की सारी फैसिलिटीज के साथ रहता था और अपनी मर्जी से जेल में कहीं भी आ जा सकता था। साथ ही साथ वो जेल में बाकी कैदियों को अपनी तरफ करने के लिए उनके कोर्ट केसेस में उनकी हेल्प भी करता था। जहां चार्ल्स देश में दुनिया भर के जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा था, वहीं मैरी की तबीयत खराब होने लगी और उसे कनाडा वापस भेज दिया गया। पर चार्ल्स अपनी आशिकी का जाल फैलाता रहा, बल्कि कई जर्नलिस्ट, कई लोग जो उससे मिलने आए, यहां तक कि उसकी खुद की लॉयर स्ने सेंगर को भी उससे प्यार हो गया था। वहीं थाई पुलिस उसके सारे क्राइम्स को इंटरपोल के साथ इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब बस चार्ल्स के इंडिया में कैद खत्म होने का वेट कर रही थी, ताकि वो उसको उसके क्राइम्स के लिए वापस थाईलैंड ले जाएं और वहां उसको उसकी सजा दें, जो थी एक डेथ सेंटेंस। 10 साल तक इंडिया में रखे जाने के बाद उसका थाई पुलिस को हैंडओवर होना था, लेकिन 10 साल होने से जस्ट पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। 16 मार्च 1986 तिहाड़ जेल उस दिन आम दिनों से ज्यादा शांत था। जब ऑफ ड्यूटी ऑफिसर वापस जेल में आए, अपनी ड्यूटी चेंज करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जो तिहाड़ सबसे हेविली गार्डेड प्रिजन्स में से एक था, उसी तिहाड़ के लगभग सारे गार्ड्स और सारे ऑफिसर्स बेहोश पड़े थे। जेल के सारे दरवाजे खुले पड़े थे और सारे कैदी अंदर बेहोश पड़े थे। जब सब होश में आए और चेकिंग पूरी हुई, तो उन्हें समझ आया कि यह सब चार्ल्स की ही साजिश थी, जिसने अपने बर्थडे पार्टी की खुशी में अपने बाहर मौजूद गैंग मेंबर्स से ड्रग्स से भरे लड्डू बनवाए और पूरी जेल में बंटवाए। तिहाड़ जेल से अब चार्ल्स के साथ 16 कैदी भी फरार थे। इंडियन पुलिस अब चार्ल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। हर स्टेट में और हर अखबार में सिर्फ चार्ल्स के ही चर्चे थे। फिर 13 दिन बाद मुंबई पुलिस को चार्ल्स से रिलेटेड एक लीड मिली। उन्हें पता चला कि चार्ल्स शायद गोवा में है। कई टीम्स को गोवा के आसपास वाली स्टेट्स में भेजा गया और गोवा भेजा गया मधुकर जेंडे को। जेंडे कई साल से चार्ल्स पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे पता था कि चार्ल्स को बाइक्स, कार्स, जेम्स, गैम्बलिंग और ड्रग्स का शौक था। उसने हर जगह पूछताछ की और उसे एक बाइक रेंटल शॉप से लीड मिली कि एक आदमी अक्सर आकर बाइक्स चेंज करता है और वो पूरी गोवा में घूमता है। जेंडे को शक था कि ये चार्ल्स हो सकता है, बस उसे अब कंफर्म करना बाकी था। उसे पता था कि चार्ल्स इंटरनेशनल कॉल्स करके अपनी फैमिली और अपने इंटरनेशनल गैंग मेंबर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। जेंडे ने सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस से सारे रिकॉर्ड्स निकाले और उसे पता चला कि गोवा के एक रेस्टोरेंट में इंटरनेशनल कॉल्स इजीली रिसीव होती हैं। जेंडे ने उस रेस्टोरेंट का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फाइनली अप्रैल 6 को उन्हें वहां दिखा चार्ल्स। जेंडे ने आखिरकार चार्ल्स को पकड़ ही लिया। चार्ल्स को वापस 10 साल के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जहां इंडियन पुलिस को लग रहा था कि वो कामयाब हुए हैं, वहीं उन्हें यह नहीं पता था कि ये भी चार्ल्स के ट्रैप में से एक था और वो खुद पकड़े जाने के लिए ही भागा था, क्योंकि अगर वो वापस नहीं पकड़ा जाता तो उसे थाईलैंड भेज दिया जाता, जहां उसकी मौत पक्की थी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि चार्ल्स ने इंडिया में क्राइम किया, इसलिए उसे इंडियन लॉज के हिसाब से 10 साल की सजा और हो गई। मतलब अब टोटल 20 साल हो जाते। और थाईलैंड में एक लॉ था कि अगर 20 साल तक किसी डेथ पेनल्टी वाले इंसान को पकड़ा नहीं गया तो उसकी डेथ पेनल्टी माफ हो जाती है और उसके खिलाफ सारे केसेस डिसमिस हो जाते हैं। चार्ल्स इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी बच गया था और 1997 में 10 साल और ठाठ से तिहाड़ में काटने के बाद वो एक आजाद इंसान बन गया। चार्ल्स ने अपनी जिंदगी के इस नए दौरे की शुरुआत पेरिस से की। यहां वो आराम से जीता था, इंटरव्यूज और फोटोग्राफ्स के लिए अच्छे खासे पैसे लेता था।
उसकी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म के राइट्स 15 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा में बेचे गए। लेकिन 2003 में जब चार्ल्स वापस नेपाल गया तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये गलती उसे फिर से जेल ले गई। इंडिया में अपनी 20 साल की जेल की सजा काटकर 1997 में चार्ल्स वापस पेरिस आ गया था। एक फ्री मैन की तरह उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उससे एक गलती हो गई। 2003 में अपने बिजनेस के चलते वो वापस नेपाल आ पहुंचा था। तब उसे नहीं पता था कि 30 साल पहले हुई गलती की सजा उसे अब मिलने वाली है। असल में 30 साल पहले 1975 में चार्ल्स अपनी गैंग के साथ हैंक और कॉर्नेलिया के पासपोर्ट्स और उन्हीं की पहचान लेकर नेपाल आ गया था। खूबसूरत हिमालय की पहाड़ों की गोद में बसा हिपी ट्रेल का आखिरी स्टॉप काठमांडू। काठमांडू के पास से ही बहने वाले मनहरा नदी के किनारे 12 साल का गणेश अपने दोस्तों के साथ रोज सुबह की तरह खेल रहा था। तभी एकदम से उसके गांव में हो हल्ला मच गया और पुलिस की कुछ गाड़ियां आकर एक खेत के किनारे रुक गई। गणेश और उसके दोस्तों को लगा कि कोई चोर पकड़ा गया होगा, तो वो उसे देखने उस खेत में पहुंचे। लेकिन तभी उन्हें मांस जलने की बहुत जोर की एक बदबू आई। इससे पहले वो लोग आगे बढ़ पाते, पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो स्मेल किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि 2 इंसानी लाशों की थी जो उसी खेत में पड़ी हुई थी। पुलिस ऑफिसर राय के सुपरविजन में उन बॉडीज को वहां से लेकर जाया गया, क्योंकि उनके हिसाब से ये लाश 2 टूरिस्ट की थी, जिसका मतलब था कि मामला अब आग पकड़ने वाला था। नेपाली पुलिस ने उन टूरिस्ट की आइडेंटिटीज की तलाश में सबसे पहले काठमांडू के फ्रीक स्ट्रीट के हर एक हॉस्टल और होटल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। कई जगहों में पूछताछ करने के बाद वो एक लॉज में पहुंचे, जहां से उन्हें पता चला एक कपल लॉरेंट और कॉनी गायब थे। पुलिस ने उस कपल के कमरे की तलाशी ली। वहां उन्हें सब मिला सिवाय उस कपल के पासपोर्ट्स के। वो एक आखिरी बार उनका पासपोर्ट वहां ढूंढ ही रहे थे जब उन्हें उनकी एक डायरी मिली और उसमें एक नाम मिला, आना गुटियर, जिसके नीचे बैंकॉक थाईलैंड का एड्रेस भी था। इससे पहले पुलिस वाले कुछ एक्शन ले पाते, उस कमरे के साथ वाले कमरे से एक कपल आया, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक रात पार्टी करते हुए कॉनी और लॉरेंट के साथ एक जेम्स डीलर आला को भी देखा था। काठमांडू पुलिस पूरे शहर में आला की तलाश करने लगी। उन्हें आला कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन एक 5 स्टार होटल में आला की डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते एक कपल हैंक और कॉर्नेलिया के बारे में उन्हें पता चला, जो एक सफेद टैटसुन गाड़ी में घूमते थे। पूरे काठमांडू में नाकाबंदी लग गई और पुलिस पागलों की तरह आला, हैंक, कॉर्नेलिया को और उस गाड़ी को तलाश करने लगी। काठमांडू से कई घंटे दूर उस गाड़ी का पीछा करते हुए ऑफिसर राय ने आखिरकार उस डैटसून गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। उस गाड़ी में एक इंडो यूरोपियन आदमी बैठा था और उसके साथ एक वाइट औरत थी। राय ने दोनों को बाहर निकाला और सीधा पुलिस हेडक्वार्टर्स ले गया। वहां फ्रीक स्ट्रीट में उस इंडो यूरोपियन आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कपल को बुलाया गया। उन दोनों ने हैंक और कॉर्नेलिया को ध्यान से देखा था, लेकिन वो दोनों लोग वो थे ही नहीं। दोनों के हाव भाव, कपड़े और स्टाइल एकदम अलग था। पूरे सबूत ना होने के बाद और हैंक और कॉर्नेलिया के पासपोर्ट्स में कोई दिक्कत ना होने की वजह से पुलिस ने उनको मजबूरन जाने दिया। पुलिस को लगा कि ये केस हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन तभी मनहारा नदी के पास एक गांव से राय को कुछ इंफॉर्मेशन मिली। एक औरत ने उस वाइट डैटसून गाड़ी को उन जली हुई लाशों के मिलने से कुछ दिन पहले ही उस वैली से गुजरते देखा था। बिना देरी करते हुए उन्होंने गाड़ी का नंबर मैच किया और हर जगह हैंक और कॉर्नेलिया को ढूंढने लगे, यानी आला और मारी को ढूंढने लगे, यानी चार्ल्स सोबराज को ढूंढने लगे। इसी बीच उन्हें एक टिप मिली कि इसी नाम और डिस्क्रिप्शन के कपल ने काठमांडू के एक दूसरे होटल में चेक इन किया है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक चार्ल्स भाग चुका था। उन्हें चार्ल्स के कमरे में कुछ नहीं मिला सिवाय कई सारे पासपोर्ट्स के। चार्ल्स नेपाल के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स में से एक बन गया था।
लेकिन क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो ये इन्फॉर्मेशन बाकी हिपी ट्रेल की पुलिस के पास नहीं पहुंच पाई। थाईलैंड में कई मर्डर्स करके फरार होकर नेपाल में और कई मर्डर्स करके चार्ल्स को लगने लगा कि कोई भी उसे कभी पकड़ नहीं सकता था। चार्ल्स ने मैरी के साथ एक नई आइडेंटिटी बनाई और वो वापस बैंकॉक आए। इसी बीच नडीन और हरमन उनको पकड़ने के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन चार्ल्स वहां से भी पुलिस को चकमा देकर निकल गया था। लेकिन तब तक इंटरपोल उसके पीछे पड़ गई थी और इसलिए चार्ल्स ने अपना तिहाड़ जेल वाला ग्रैंड प्लान एग्जीक्यूट किया। अब 2003 में चार्ल्स नेपाल कई सालों बाद वापस आया था, इसलिए उसने सोचा कि नेपाल पुलिस में सब उस केस को भूल चुके होंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट गणेश केसी उसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि गणेश केसी वही 12 साल का बच्चा था जिसने लॉरेंट और कॉनी की लाश नदी के किनारे खेत में देखकर उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि वो इतनी बेरहमी से मारने वाले कातिल को एक ना एक दिन जरूर पकड़ेगा। 1 सितंबर 2003 काठमांडू के एक कसीनो में एक जर्नलिस्ट ने शोभराज को देखा। अगले 2 हफ्तों तक उस जर्नलिस्ट ने उसका पीछा किया, फोटोज खींची और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट नेपाल पुलिस तक पहुंची। 1975 के डबल मर्डर केस को दोबारा खोला गया और चार्ल्स को एक कसीनो से अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। इसी बीच चार्ल्स की लॉयर की बेटी निहिता बिस्वास चार्ल्स के चाम में आ गई और 20 साल की निहिता को 66 साल के चार्ल्स के साथ प्यार हो गया। इतना कि लोग कहते हैं कि उन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली। चार्ल्स अपनी अपील के खिलाफ लड़ता रहा और फाइनली उसकी उम्र कैद की सजा को कम करके उसे 20 साल जेल में ही रहने की सजा सुनाई गई, जो 2023 में जाकर खत्म हुई। 21 दिसंबर 2022 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और अच्छे व्यवहार को चलते उसको रिलीज कर दिया। उसने 19 साल जेल में बिताए और 23 दिसंबर 2022 को चार्ल्स सोबराज जेल से हमेशा हमेशा के लिए रिहा हो गया। चार्ल्स वापस फ्रांस चला गया। चार्ल्स ने उसके बाद कई जर्नलिस्ट से बात की, जहां एक तरफ चार्ल्स ने माना कि वो एक जेम्स डीलर और स्मगलर था, पर वहीं उसने ये भी कहा कि उसने जितने भी लोगों के मर्डर्स किए वो चाइनीज गैंग्स, इंटरनेशनल स्मगलर्स और इंटरनेशनल एजेंसीज के कहने पर ही किए हैं और वो सारे विक्टिम्स खुद वांटेड क्रिमिनल्स थे। इतना ही नहीं, उसने कुछ इंटरव्यूज में ये भी कहा कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से एशियंस पर होते हुए अत्याचारों का बदला ले रहा था। ऑफिशियल फिगर्स की माने तो चार्ल्स ने टोटल 20 से भी ज्यादा मर्डर्स किए हैं, लेकिन कुछ राइटर्स, ऑफिसर्स के सामने किए हुए चार्ल्स के कन्फेशंस की माने तो ये नंबर 50 से भी कहीं ज्यादा है। चार्ल्स अभी भी जिंदा है और अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा है। उसके विक्टिम्स के परिवार वालों के दिल में उसका खौफ अभी तक है। वहीं जिस रेस्टोरेंट में वो गोवा में पकड़ा गया था, वहां उसकी याद में आज भी एक पुतला है जो कई टूरिस्ट के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन चुका है। ये कहानी थी दुनिया के सबसे बदमाश सीरियल किलर की, जिसे लोग बिकिनी किलर या सर्पेंट किलर भी बुलाते थे। ये कहानी थी चार्ल्स सोबराज की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल द क्राइम शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।